गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है। और आज शायद आपको स्टार स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनके नाम भी ग्रुप में भेजे गए थे, तो एक बार उनके नाम भी देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, इसमें नहीं भेजे हैं शायद। अच्छा, आपके स्कूल के अभी नहीं, इसमें नहीं है। जो रतनथल से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके नाम है। ठीक है, डुलाना वाले स्कूल के नहीं भेजे हैं अभी। तो रतनथल में से जो स्टार स्टूडेंट्स बने हैं वो है ज्योति, कपिल एंड कुमुदकांत। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही आपने जो है वो सभी क्लासेस को अटेंड करते रहना है और स्टार स्टूडेंट्स जो है वो बनते रहना है। ठीक है, बाकी सभी डुलाना स्कूल के जो बच्चे हैं उनका अभी नाम नहीं आया है, तो जैसे आपके नाम आएंगे तो उनके बारे में भी हम फिर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना आज की क्लास को शुरू। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है वो गुणनखंड बनाए जाते हैं, किस विधि द्वारा? तो सार्व गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड कौन सी विधि थी वो? तो वो थी सार्व गुणनखंड की विधि। अब हम यहाँ पर देखें तो अब हम दूसरी विधि से सीखेंगे इसको, पदों का पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने देखा था कि कैसे हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं, निकालने हैं, और फिर हम उसमें से देखते थे कि कॉमन चीज क्या आ रही है, सार्व गुणनखंड कौन सा आ रहा है, उसको हम फिर उसमें से चुन लेते थे। पर अभी क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पर पदों के पुनः समूहन करना होगा, दोबारा से उनको उनका एक ग्रुप बनाना होगा, उसके बाद हम उसके गुणनखंड निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको कैसे करना है पहले सीखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ये कह रहे हैं कि जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनः व्यवस्थित करते हैं, पुनः समूहन कहलाता है। हम क्या करेंगे, जब हम अपने गुणनखंड हमने बनाने हैं, उस क्वेश्चन को, उस टर्म को, उस बहुपद को इजी बनाने के लिए, ताकि हम उसके इजीली जो है वो गुणनखंड ज्ञात कर सके, उसको इजी करने के लिए हम अपनी मर्जी से उस उनके पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। मतलब कि दोबारा से लिखते हैं, कोई चीज पहले नंबर पे लिखी है, दूसरे पे लिखी है, तीसरे पे लिखी है, चौथे पे लिखी है, हम अपनी मर्जी से दूसरी चीज को पहले लिख सकते हैं, आखिरी चीज को यहां लिख सकते हैं। इसको कहते हैं पदों का पुनः समूहन या फिर समूहन। ठीक है, अभी करते हैं आगे, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो चार अलग अलग तरह की टर्म्स हैं। क्या इन चारों में आपको कोई चीज कॉमन, कोई चीज सार्व नजर आ रही है? चारों की बात कर रही हूं मैं, तो चारों को देखिएगा, यस और नो बताइएगा फिर। क्या चारों में कोई चीज कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल सही, नहीं है, नो। इन चारों में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, पर मुझे दिख रहा है कि जो चीज मैंने पहले लिखी है और जो चीज तीसरे नंबर पे लिखी है, इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? तो ये स्ट्रॉबेरी। ठीक है, वैसे ही बात करूं तो जो चीज मैंने दूसरे नंबर पे लिखी है, ठीक है, जो जो चीज मैंने दूसरे नंबर पे लिखी है और जो चीज मैंने फोर्थ नंबर पे लिखी है, उनमें भी एक चीज कॉमन है। बताइए क्या चीज कॉमन है? बनाना, मैम बनाना। केला। मैम तो बनाना। तो इसलिए इसीलिए इन्होंने कहा है कि अगर हम अपने क्वेश्चन को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे तो हमें इसे सॉल्व करने में या सार्व चीज ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से इनका पुनः समूहन या फिर इनकी रीग्रुपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? रीग्रुपिंग। पर रीग्रुपिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस पद के पास जो चिन्ह है उस चिन्ह को उससे दूर मत करना। बाकी सब आप अपनी मर्जी से जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे कैसे इसकी रीग्रुपिंग की होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब अपने यहाँ पे क्या किया, तो एक मिनट, तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। जिनके बीच में कुछ चीज कॉमन थी उनको हमने लिख लिया है एक साथ, और जिन चीजों में अलग चीज कॉमन थी उनको हमने लिख लिया है एक साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके पास स्ट्रॉबेरी थी और इसके पास भी स्ट्रॉबेरी थी, तो हमने क्या किया, इसको यहां से उठा करके यहां पर लिख दिया, ताकि हम इनके बीच में कॉमन चीज जो है वो सार्व चीज आसानी से निकाल सके। तो ये चीज आपकी आ गई एक ब्रैकेट में और ये चीज आपकी आ गई दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये सभी को समझ आया यहाँ पे क्या किया गया है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम।
हाँ, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन चीजें हैं तो हमने उनको साथ में लिख लिया, इसमें और इसमें भी कॉमन चीजें हैं तो उसको भी हमने साथ में लिख दिया। हमने इनका जो है वो पुनः समूहन कर दिया है। अब हम करेंगे इसमें से कॉमन चीजों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों में कॉमन कौन था, तो स्ट्रॉबेरी कॉमन थी, उसको हमने बाहर निकाल के एक बार लिख दिया है। फिर लगा दिया एक ब्रैकेट। स्ट्रॉबेरी के अलावा पहले पद के पास क्या चीज बच रही है, तो बच रहा है एक ऑरेंज, एक संतरा, और दूसरी टर्म के पास क्या बच रहा है, तो वो बच रहा है एक नारियल, ठीक है। तो उनको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और चिन्ह बीच में माइनस का था तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया है। क्या किया, कुछ भी नहीं, जो चीज कॉमन थी उसको एक बार बाहर लिख दिया, और उसके अलावा जो चीजें अंदर बच रही थी उनको अंदर ऐसे का ऐसा ही लिख दिया गया है। बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों में केला कॉमन था तो केला बाहर निकाल दिया हमने, और क्या क्या बच गया, तो पहले पद में बनाना के अलावा बच गया है एक एप्पल, एक सेब, और दूसरे पद में बच गया है एक पाइनएप्पल, एक अनानास। तो बस यही था हमारा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा इजी हो जाए और हमें जो है वो कॉमन चीजें आपस में मिल जाएं। तो ये सभी को उदाहरण की तरह से समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन भी ऐसा देख लेते हैं ताकि आपको मैथ में इसे कैसे यूज करना है, गणित में इसे कैसे यूज करना है वो भी पता लग जाए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है, इससे हम रिलेट करेंगे अपने उदाहरण को जो हमने अभी सीखा। यहाँ पर है 10xy जमा 21 जमा 15x जमा 14y। अगर हम बात करें कि क्या इन चारों में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्या इन चारों में आपको कुछ सार्व नजर आ रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों में, ठीक है। क्या नो नो मैम। नहीं है, नो देखिए कुछ मैम। भी इसमें कॉमन नहीं है, इन चारों में कुछ कॉमन नहीं है। इसके पास एक्स है, वाई है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास एक्स है और इसके पास सिर्फ वाई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पुनः समूहन करेंगे, क्योंकि भले ही यहाँ पर चारों में कुछ कॉमन नहीं है, पर दो दो में हमें कुछ कॉमन, कुछ सार्व जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसका कर दिया पुनः समूहन, और पुनः समूहन करके इसको कैसे लिख दिया, तो देखो 10xy जमा 21 था, उसके साथ जमा में 15x था, उसके साथ जमा में 14y था। तो बताइए आपको किन दो पदों में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है। मैम 10xy और 15x में, और 21 और 14 में। ठीक है, इन्होंने कहा कि 10xy को लिख लो, है ना, और इसमें इसके साथ किसको लिख लो, तो इसके साथ लिख लो 15x को। तो मैंने इसकी जगह बदल दी, और आगे देखें तो 21 बच गया मेरे पास, और एक मेरे पास क्या बच गया, तो 14y, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है। इन दोनों में क्या क्या आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसको पता करने के लिए हमें इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो 10 को तोड़ो, 10 को तोड़ के कैसे लिखेंगे हम, मैम बताइए। 5 into 2। 5 into 2, 5 गुणा में 2 लिख दिया 10 को, और गुणा में x था, गुणा में y था, तो ये मैंने पहले पद के फैक्टर बना लिए। अब बात करते हैं दूसरे की, तो जमा का जमा, 15 को तोड़िए, 15 कैसे टूटेगा, मैम 3 into 5 into x। 3 into 5 into x में, ठीक है। और उसके बाद इसमें जमा कर देंगे तो 21 को भी तोड़ दो, मैम 7 into 3। 7 × 3 = 21, और उसके बाद तोड़ें तो 14, 14 को भी तोड़ दीजिए, तो 7 सात into गुना 2। में 2 गुना में y। अब इन दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं 5 को और x को, तो 5x कॉमन आ गया बाहर, और अंदर क्या बच गया पहले पद में, बताइए, इसके अलावा क्या 2y। चीजें बच गई, मैम 2y, 2y। 2y। और दूसरे पद में क्या चीजें बच गई, 5 और x को बाहर निकालने पर, मैम 3। 3, ठीक है, 2y और 3। और बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7। 7, ठीक है कुमुद बेटा, ठीक है, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, अभी क्लास में ध्यान दें। 7 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो 7 का 7, और ब्रैकेट के अंदर क्या चीज बच जाएगी पहले पद के पास, 3 3 प्लस 2y। 2y। ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है, इसके आगे भी एक स्टेप होगा पर वो हम आगे करेंगे, अभी के लिए बस हम
हैं। अभी के लिए हम सीख रहे हैं कि इनको रीग्रुप कैसे करना होता है। अब अगर मैं ऐसा ना करके एक और चीज करूं तो शायद कॉमन, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लें, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए क्या कि हमारा जो है वो ऐसा आ रहा था। बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि हमारा क्या आ रहा था। ठीक है, 5x 2y प्लस 3 जमा 7 और ब्रैकेट में 3 जमा 2y। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, जिसने नोट कर लिया y टाइप कर दो। मैम मैंने। ठीक है, बाकी बच्चे करना चाहते हैं तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको भी मिटाने वाली हूँ, बाद में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको देते हैं मिटा। इसी क्वेश्चन को अभी करेंगे, लेकिन अब इसकी रीग्रुपिंग थोड़ी सी अलग करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर हमें मिलेगा। तो क्वेश्चन था 10xy जमा 21 जमा 15x जमा 14y। पहले हमने क्या किया, 10xy और 15x को एक साथ लिखा था। अब मैं कुछ अलग करती हूं। अब मैंने देखा कि 10xy और 14y में भी तो कॉमन है ना। क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो क्यों ना इस बार मैं इन दोनों को कॉमन लेके चेक करती हूँ कि मेरा आंसर क्या आएगा। तो मैंने 10xy का 10xy यहाँ पे लिख दिया और इसके साथ कौन आ गया, तो जमा का 14y आ गया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जमा का 21 ऐसे का ऐसा और 15x ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आएगा। तो इनके पहले हमें बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स। तो 10 को तोड़ेंगे हम 5 गुना 2 गुना x गुना y में, और 14 को तोड़ेंगे हम 7 गुना 2 गुना y में। अब तोड़ते हैं 21 को, तो 21 टूट जाएगा 7 गुना 3 और 15 टूट जाएगा 5 गुना 3 गुना x में। अब कॉमन लेते हैं, इसमें इसमें कॉमन लेना है। तो बताइए इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। मैम 2 और y। 2y। मैम 2 और y। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। तो पहले टर्म के पास क्या बच गया, 5x। मैम 5। एक्स वाई नहीं, मैम 5x। 5x। और दूसरे पद के पास क्या बच गया 2y कॉमन लेने पर, 7। 7। 7। और आगे बढ़ते हैं तो जमा का निशान, और यहां से क्या चीज कॉमन आ सकती है, मैम 3। मैम 3। तो 3 कॉमन ले लो। और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें बच जाएंगी, मैम 7 प्लस 7 5x। 5x। 5। ठीक है, मैंने इनकी पेयरिंग की, मेरे पास कुछ इस तरह का आंसर आया। अभी मैं इसको सॉल्यूशन को मिटा देती हूँ। अब हम बस अपने आंसर लिखेंगे। इसको सॉल्व कर, जब मैंने इनकी दूसरी तरह से पेयरिंग की तो मेरे पास आंसर ये आया। पहले वाले का आंसर क्या आया था जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था, मैम उसका आंसर इस 5x ब्रैकेट स्टार्ट 2y प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 7 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 2y ब्रैकेट बंद। ठीक है। तो अभी यहां से एक और स्टेप आगे होता है कि मुझे अभी भी पहली टर्म में और सेकंड टर्म में कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है। अगर आपको भी आ रही है तो बताएं, यस मैम। बताएं उसका नाम। 5x प्लस 7 और 2y प्लस 3। ठीक है, ये देखो, ये वाली चीज पहली टर्म के पास भी है और ये वाली चीज दूसरी टर्म के पास भी है। क्यों, क्योंकि आप इसको 2y प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2y लिखो, आप 5 जमा 3 लिखो या 3 जमा 5 लिखो, क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। नो मतलब इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो मैं इसको मिटा करके यहाँ पर 2y प्लस 3 भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं या नहीं, यस मैम। लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये बराबर है, ये सेम है, कॉमन है, तो इसको मैंने एक बार बाहर निकाल दिया, 2y प्लस 3 बच गया। तो पहले पद के पास कौन सी चीज बच गई है बताएं, 5x और दूसरे 5 वाले के पास प्लस 7। वाले के पास प्लस 7। तो इसको सॉल्व करके मेरा फाइनल आंसर आता है ये। और अगर नीचे वाले को सॉल्व करूं तो इसका क्या आंसर आएगा वो भी देख लेते हैं। मैम यहां पर 5x कॉमन प्लस है, 7। 5x प्लस 7 कॉमन है, ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है 2y, मतलब कि 5x प्लस 7 कॉमन लेने पर पहले पद के पास बचा 2y और दूसरे के पास बचा 3। तो क्या ये दोनों आंसर बराबर हैं, यस मैम। ठीक है।
तो इससे हमने क्या सीखा अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो ये दोनों आंसर बराबर है क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं। आप a इंटू बी लिखो, b इंटू a लिखो, एक ही बात है। पहले 2y जमा 3 लिखा हो या बाद में लिखा हो, ये एक ही बात है। ये दोनों आंसर जो है वो सेम है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप इसकी रीग्रुपिंग चाहे तो जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी। जैसे हमने पहले ग्रुपिंग की थी 10xy और 15x की, है ना, और दूसरे में हमने इसको लिखा था 21 और 14y, ठीक है। और दूसरे वाले केस में हमने क्या किया, तो दूसरे वाले केस में हमने 10xy और 14y की ग्रुपिंग की, और कौन कौन अलग रह गए थे, तो 21 और 15x, है ना, ये दोनों अलग रह गए थे। तो ग्रुपिंग चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका हर केस में सेम ही आता है। ये मैंने आपको इसलिए दोनों केसेस करवाए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ग्रुपिंग के लिए क्या कोई रूल है। नहीं, कोई रूल नहीं है, बस कॉमन क्या मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, यही रूल है। अगर आप 10xy और 15x को साथ में लिख रहे हो तो इनके बीच में कोई चीज कॉमन होनी चाहिए थी, वो हमें दिख रहा था कि x कॉमन है। बाद में बहुत सी संख्याएं भी कॉमन आई, वो तो फैक्टर करने के बाद आई, पर ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा था कि इनमें x कॉमन है, तो हमने इनकी पेयरिंग कर ली थी। दूसरी बार हमने 10xy और 14y के साथ पेयरिंग की क्योंकि हमें दिख रहा था कि y कॉमन है। तो अगर आपको एक भी चीज कॉमन दिखती है तो आप इनकी रीग्रुपिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, आंसर आपका हर बार सेम आएगा। बस ध्यान रहे कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। तो ये सभी को समझ आया कि रीग्रुपिंग मैम एक बार दोबारा क्लास। जैसे मर्जी करो, रीग्रुपिंग जैसे मर्जी करो, लेकिन क्या होता है, आंसर आपका सेम आता है। हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम मैम दोबारा समझा दो, हम क्लास ज्वाइन अभी कर पाए। ठीक बेटा, थोड़ा सा क्लास में आप जल्दी आया करें, ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक एडवाइस है। तो अब इसको फिर से हम करते हैं। हम सीख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। हमने सीखा था पिछली क्लास में ना गुणनखंड के बारे में, उसी को हम फिर से यहाँ पे सीख रहे हैं, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा अलग है। इस बार हम कर रहे हैं इसकी रीग्रुपिंग, मतलब कि इसका पुनः समूहन। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें इन्होंने सवाल दिया कि 10xy जमा 21 जमा 15x जमा 14y, इसकी जो है वो आप इसके गुणनखंड निकालिए। तो पिछली क्लास में जो हम गुणनखंड निकाल रहे थे वो हम ऐसे निकाल रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि चारों के पास क्या चीज कॉमन है, उस चीज को बाहर निकाल देते थे और जो बच गया उसको अंदर लिख देते थे, है ना। ये सभी को याद होगा कि चारों में जो कॉमन आता था उसको बाहर लिख करके अंदर जो है हम उसको फिर अलग अलग लिख के अपना आंसर दे देते थे। लेकिन अभी जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा कि इन चारों के पास तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं। अगर मैं बात करूं, इसके पास x है, इसके पास x है, लेकिन इसके पास तो x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, तो कोई एक ऐसी चीज मुझे नहीं दिखी जो चारों के पास हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बना देते हैं दो दो के जोड़े। कैसे बनाएंगे, तो उन दो पदों को ढूंढिए जिनके बीच में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा हो। जैसे कि मैंने लिखा पहले तो 10xy और मुझे दिखा कि इसके पास x है और इसके पास भी x है, इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 21 को यहां से गायब करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 15 का x, मतलब इनकी जगह बदल दी। 15x को लिख दिया मैंने पहले और 21 को मैं लिख दूंगी बाद में, ठीक है। जमा करके 15x मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर 21 को मैंने लिख दिया बाद में। तो 21 और 14y का एक जोड़ा बन गया। इन दोनों में एक चीज हमें कॉमन मिल जाएगी और दूसरी इन दोनों में भी हमें कोई चीज कॉमन मिल जाएगी। तो अभी इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे? हाँ जी बेटा, मैम कैसे मिल जाएगी कॉम? और फिर से बोले। फिर से पूछे, आपने क्या पूछा? मैम कोई सवाल नहीं। अच्छा, मतलब आप आंसर दे रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा क्वेश्चन पूछा है। चलो, तो अब हाँ, अब हमने क्या करना है, तो बच्चों जब भी आप कॉमन चीज ढूंढते हो तो हमेशा कोशिश क्या करें कि उसके फैक्टर बनाए, ठीक है। तो मैंने 10 को तोड़ा, 10 को तोड़ के लिखा मैंने 5 गुणा में 2 गुणा में x गुणा में y और लगा दिया यहाँ पे जमा का निशान क्योंकि जमा का ही निशान था। फिर 15 को तोड़ा तो 15 टूट गया 5 गुणा 3 गुणा x में। फिर 21 को तोड़िए तो 21 टूट जाएगा 7 गुणा 3 में। और फिर 14 को तोड़ो तो 14 टूट जाएगा 7 गुणा 2 गुणा y में। क्योंकि दो दो के जोड़े बने हैं तो आपने अब इन दोनों में ही कॉमन ढूंढना है, चारों में तो नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि चारों में तो कॉमन है ही नहीं। अगर तीन
मैम पदों में भी कुछ कॉमन आपको मिलेगा। मान लो इसमें 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 कुछ कॉमन मिला, तब भी आप उसको कॉमन नहीं ले पाओगे जब तक वो चारों के पास नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी हाँ आप कुछ कह रहे थे। हम ये पूछ रहे थे क्या जैसे 10xy के साथ कॉमन 15xy लिया, क्या 14y ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वही हमने इसका सेकंड केस भी किया था, इसको भी करेंगे अभी। ठीक है, तो ले सकते हैं बिल्कुल, और आंसर दोनों केसेस में बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने इन दोनों को लिया है, बाद में इसको भी लेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या चीज कॉमन आएगी। तो 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, यहां से निकल कर आ गया है 5x, और कर देते हैं फिर ब्रैकेट शुरू। ध्यान रखिए हमेशा जब भी आप कॉमन चीज लेके बाहर लिखते हो तो उसके बाद डायरेक्ट ब्रैकेट शुरू कर देना है। ठीक है, तो पहले पद के पास क्या बच गया, 5 और x के अलावा, तो इसके पास बच गया 2y, मैम बीच में 2 जमा का निशान, और यहां से 5 और x को गायब कर दिया तो इसके पास बच गया। मैम 3। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले में। तो यहाँ पे जमा का निशान था तो जमा ही लिखेंगे। यहां से क्या चीज कॉमन आई, तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, 7 को लिख दीजिए बाहर। हाँ अभी ये के लिए सुन ले बेटा, माइक ऑफ रखे अभी के लिए। 7 को कर दिया हमने बाहर, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट हो गया शुरू, और अंदर बच गया 3 जमा 2y, इसके पास 3 इसके पास 2y, और कर दिया हमने ब्रैकेट को अपने क्लोज। फिर मैंने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि 2y जमा 3 और 3 जमा 2y तो एक ही चीज है, क्योंकि आप चाहे तो 5 जमा 2 करो या 2 जमा 5 करो, बात तो एक ही है। तो इसको हम बदल करके क्या लिख सकते हैं, तो इसको तो मैं लिखूंगी 5x का 5x, इसको मैं लिखूंगी 2y जमा 3 ऐसे का ऐसा, एक मिनट, हाँ 2y जमा 3 ऐसे का ऐसा, जमा का 7 ऐसे का ऐसा, और इसको बदल के मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2y जमा 3, क्योंकि जमा में आप आगे पीछे जो है वो लिख सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि अभी भी हमारे फर्स्ट टर्म पहले पद के पास और दूसरे पद के पास एक चीज है जो सार्व है, जो कॉमन है, वो है ये 2y जमा 3 इसके पास भी है, 2y जमा 3 इसके पास भी है। तो इस 2y जमा 3 को इस बार कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। और मैंने कहा जब भी आप किसी चीज को कॉमन लेके बाहर लिखते हो उसके एकदम बाद ब्रैकेट शुरू कर देना है। तो पहले पद से इसको गायब कर दो, आपके पास बच जाएगा 5x, दूसरे पद से इसको गायब कर दो तो आपके पास बच जाएगा जमा का 7। तो ये हमारा आ चुका है फाइनल आंसर 2y + 3 5x + 7। ठीक है, इसको जब आप वापस से हल करोगे, आपको पता है कैसे हल करते हैं, पहले 2y को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर 3 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, तो आपको आपका क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। ठीक है, जब हमने पेयरिंग की तो हमारे पास कुछ ऐसा इसका आंसर आया। अभी आपने पूछा था कि क्या हम इसको 14y के साथ पेयर कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 14y और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15x। चलिए अभी करते हैं इसको भी सॉल्व। 10xy को तोड़ के लिखेंगे, वही आएगा 5 गुणा 2 गुणा x गुणा y। 14 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 गुणा 2 गुणा y। 21 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 गुणा में 3, और 15 को तोड़ेंगे तो 5 3 15 गुणा में x। ठीक है, यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 2 और y यहां से कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहां पर 2 और y को साइड कर दिया तो बच गया 5x, यहां से 2 और y को साइड कर दिया तो बच गया 7, और आगे बढ़ते हैं तो यहां से कॉमन आ जाएगा 3 3, तो जमा का 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट शुरू करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा पहली टर्म के पास 7 और दूसरी टर्म के पास 5x। अब मुझे पता है कि ये आपस में दोनों जमा जमा हो रहे हैं तो इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको 7 जमा 5x लिखने के बजाय मैं 5x जमा 7 भी लिख सकती हूँ। और जब इसमें से हमने कॉमन अब ढूंढा तो हमारे पास कॉमन आ गई ये चीज और ये चीज, तो इसको बाहर लिख लो। इसको हमने बाहर लिख लिया है 5x जमा 7 के रूप में। जैसे ही कॉमन ले लिया वैसे ही ब्रैकेट शुरू कर दें,
तो इसको भी ब्रैकेट में डाल दो और एक और ब्रैकेट शुरू कर दो। तो पहले पद से इसको हटा दो तो बच गया 2y, दूसरे पद से इसको हटा दो तो बच गया जमा का 3। अब कंपेयर कर लो तो आपके दोनों ही आंसर बराबर हैं, क्योंकि ये वाली चीज इस वाली चीज के साथ गुणा हो रही है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। गुणा के लिए भी सेम वही है, a गुणा b लिखो या b गुणा a लिखो, बात तो एक ही है। तो चाहे आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, या इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब इनको हम आगे पीछे जो है वो लिख सकते हैं। अभी बताएं, अभी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो? अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी डाउट होंगे उनको हम उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे डाउट जो है वो खुद ब खुद क्लियर होते जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए। चलो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पर वैसे रीग्रुपिंग करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है ना। वैसे अगर हम बात करें चारों में कुछ चीज कॉमन है तो नो, चारों में तो कोई चीज कॉमन नहीं है। सबसे पहले आपने चारों में देखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जितने भी आपको नंबर दिए हैं, जितने भी पद दिए हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि उन सब में क्या कुछ कॉमन है। तो नहीं था, कुछ भी कॉमन नहीं था। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या किन्हीं दो पदों में कुछ कॉमन निकल सकता है। तो हाँ, इसमें जी बेटा, यदि चारों में कॉमन होगा तो क्या करेंगे? वो जैसे हमने पिछली क्लास में किया था वैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम कॉमन, रुको, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं x, और यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी x स्क्वायर x क्यूब, तो अब देखो इन सभी के पास क्या चीज कॉमन आ रही है? x। सभी के पास से हमें एक x तो मिल ही जाएगा, तो x को बाहर लिख देंगे और अंदर पहले पद के पास रह जाएगा 2y, दूसरे पद से x गायब करो, बच जाएगा 2। तीसरे पद में 2x थे क्योंकि x स्क्वायर है, एक x को गायब किया तो बच जाएगा 3x, और आखिरी में से 3x थे, एक x गायब किया तो बच जाएगा 3x स्क्वायर। तो बस यही है, ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब सभी में कुछ ना कुछ कॉमन हमें नजर आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर चारों में कॉमन नहीं है तो फिर हम करते हैं, हम ढूंढते हैं कोई से दो मिल जाए जिनमें कुछ कॉमन आ जाए, तो भी उससे हम फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पर रीग्रुपिंग करने की जरूरत है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी कॉमन है, तो रीग्रुपिंग नहीं करते हैं, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2 और y, 2 और y को हटाइए, अंदर बच गया x। यहां से 2 और y को हटाया तो कितना बचेगा, फटाफट से बताएं। 1 वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 बचेगा। कभी भी यहाँ पे 0 मत लिखना, गलती से भी मत लिखना, क्योंकि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करेंगे तो वापस से इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे 0 आ जाएगा, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए जब आपके पास अंदर कुछ ना बचे, बस आप वहां पे 1 लिख दें। तो 1 लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहां से कॉमन आ सकता है 3 मैंने कॉमन ले लिया। 3 हटाने पर पहले पद के पास बच गया x, जमा दूसरे के पास क्या बच गया? 1 चलो अब यहां पर भी मुझे कुछ कॉमन, कुछ सार्व नजर आ रहा है, आप बताइए उसका नाम। x plus 1 ठीक है, वेरी गुड, x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन है, तो इसको मैंने एक बार लिख दिया है बाहर। और इसके तुरंत बाद शुरू करेंगे दूसरा ब्रैकेट। पहले पद से इसको हटा दो तो बचेगा 2y, दूसरे पद से भी इसको हटा दो तो बचेगा जमा का 3, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, और एक और तरीके से भी यहाँ पे कुछ चीजें मुझे कॉमन दिख रही हैं, तो उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, दूसरे मेथड को भी, है ना। तो मिटा दूं इसे मैं। अब करते हैं हम इसी की, अब हम इसमें रीग्रुपिंग करके देखते हैं, क्योंकि एक और चीज है जो 2xy के साथ कॉमन आ रही है। 2xy जमा 2y जमा 3x जमा 3। तो मैंने देखा कि इसके साथ तो मैंने रीग्रुपिंग कर ली, अब क्यों ना मैं इसके साथ भी कर लूं। पेपर में क्या अभी आपने एक ही बार करना है, आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक किसी भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने 2xy को ऐसे का ऐसा लिख दिया। यहाँ पर मैंने देखा कि 3x इसके साथ कुछ कॉमन दे रहा है, x कॉमन दे रहा है, तो इसकी जोड़ी बना दी। और बाद में मेरे पास बच गया 2y और
3, ठीक है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां से कॉमन आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, और अंदर इसके रह जाएगा 2y y plus प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे जमा का निशान। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है? 1 1 1, वेरी गुड। तो 1 को बाहर ले लिया। जब हमने 2y में से 1 कॉमन लिया, 1 का मतलब 1 कैसे कॉमन लिया? इसका मतलब कि एक इसके साथ गुणा हो रहा था। ऐसा मत करना कि 1 कॉमन लिया और अंदर आपने 1y लिख दिया, नहीं, अंदर आपको 2y ही लिखना है, क्योंकि जब 1 कॉमन आता है तो जो नंबर लिखे गए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जब भी 1 कॉमन आएगा तो आप इनको नहीं बदल सकते। 2y का 2y ही रहेगा, +3 का +3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो आ गया हमारे पास 2y प्लस में 3 और x प्लस में 1। तो यही हमारा पिछली बार भी आंसर आया था। तो बस इसमें आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि ग्रुपिंग रीग्रुपिंग करने के लिए कोई एक रूल नहीं है। जिस जिसमें आपको कॉमन दिख रहा है उनके जोड़े बनाते जाओ, आप अपने उत्तर तक खुद ब खुद किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें कोई भी पद सार्व नहीं था, सार्वगुणनखंड नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने इसकी जो है वो रीग्रुपिंग कर ली। समूहन के बारे में सोचा। पहले हमने स्टेप 1 में ये किया कि हमने जांच की कि क्या इनमें कुछ कॉमन है, तो हमने देखा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इनका समूहन कर ले, इनकी रीग्रुपिंग कर ले, तो क्या पता इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो रीग्रुपिंग इन्होंने इस तरह से की है, इसकी और इसकी, और रीग्रुपिंग करने के बाद इन्होंने इसके बना दिए फैक्टर, जैसे हमने किया वैसे ये भी कर रहे हैं, फैक्टर बना दिए। फैक्टर बनाने के बाद इन्होंने देखा कि यहां से 2 और y कॉमन आ चुका है, तो उसको इन्होंने बाहर लिख दिया और अंदर बच गए x और 1। और यहाँ पे भी इन्होंने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गए x और 1। 8 उसके बाद इससे भी कॉमन लेना है आपने, और आपका देखो, फिर इन्होंने x जमा 1 को भी कॉमन ले लिया, और इनका फाइनल आंसर इस तरह का आ गया जैसा कि हमारा आया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एंड में, देखिए ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अंत में ये कह रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन था उसके जब आपने गुणनखंड किए तो वो कुछ इस तरह के बन के आए हैं। जब आप इसको वापस से हल करोगे, गुणा करोगे, तो आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। इसका आप मुझे करके, ये तो हमने शायद कर लिया है ना, इसका हमने कर लिया। ये क्वेश्चन सेम है पीछे वाला ही। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपने उसको सॉल्व करना है। एल बी की पावर 2 जमा एम सी की पावर 2 जमा एम बी की पावर 2 जमा एल सी की पावर 2। इसको आप सभी सॉल्व कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में और मुझे अपना आंसर बताइए। नोटबुक चेक कराना चाहो नोटबुक चेक करवा देना, चैट में लिखना चाहो चैट में लिख लेना, ठीक है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। इसके भी आप दो तरह के पेयरिंग हो रही है, पर आप किसी एक तरह का कर लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। चाहे तो आप बी स्क्वायर वालों को ले लो एक साथ, है ना, या आप एल वालों को ले लो एक साथ, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बस आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर मुझे आप चैट में भी बता सकते हो या अपनी नोटबुक चेक करवा के भी बता सकते हो। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा जगह पे यूज होगा ये आपके। तो हम इन क्वेश्चन से पहले ही डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे होगा। तो डरना किसी से नहीं है। जब आपको क्वेश्चन का तरीका पता है, आपको पता है कि रीग्रुपिंग करना हमें आता है, तो वैसे करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर करनी है। सही होगा गलत होगा बात की बात है, मैं आपकी गलतियां सुधार दूंगी यहाँ पर, लेकिन कोशिश करो, ठीक है। l प्लस एम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपनी अगर बेटा आप नोटबुक दिखा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी पर अंधेरा है बेटा, शायद लाइट है, नहीं है क्या? मतलब लाइट तो नहीं गई है? अच्छा,
पर थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, इसलिए ढंग से मैं चेक नहीं कर पा रही। एल स्क्वायर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पर आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर ठीक था। चलिए, तो अभी मैं देख रही हूँ मोनिका आपकी नोटबुक। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। और ज्योति अंशुटी आपका आंसर ठीक था, आपको भी वेरी गुड। और प्रिया भी आपका मैं देख रही हूँ। प्रिया बेटा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। एकता आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। हाँ, प्रिया आपका मैं भी देख रही हूँ। कैमरा शायद आपका ऑफ हो चुका है बेटा, कैमरा ऑन करें प्रिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आ रहा है बेटा, कैमरा ऑफ आ रहा है। ठीक है, अभी दिनेश राजपूत जी के नाम से जो बेटा आपका मैं देख रही हूँ, पर आपका बहुत ही धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा पास करें। ठीक है, अभी मुझे आपका आंसर ठीक भी लग रहा है, गलत भी लग रहा है, क्योंकि दिख नहीं पा रहा। आप ऐसा करें, आप चैट में लिख लें, दिनेश राजपूत जी के नाम से जो है बेटा, आप चैट में लिख लें। कपिल आपका आंसर मैं देख रही, सॉरी हाँ, कपिल आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर भी ठीक है। हाँ प्रिया, अभी आपका कैमरा ऑन है, अभी मैं चेक करती हूँ। हाँ कपिल बेटा, आपका आंसर ठीक है। और अभी कैमरा ऑफ हो रहा है प्रिया, पता नहीं क्यों, मतलब जब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ ना चेक करने के लिए, तो वो ब्लैक हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपना आंसर चैट में दे दो। हाँ कपिल बेटा, आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व और बढ़ते हैं आगे, फिर हम पोल में भी ये क्वेश्चन करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर देखो, हमने देखा कि इन चारों की अगर बात करें तो चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि अब अगर मैं एल के हिसाब से देखूं, किसके हिसाब से, एल के हिसाब से देखूं, तो इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, तो मैं इन दोनों की जोड़ियां बना लेती हूं पहले तो मैंने लिखा एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर। ठीक है, और कौन कौन बच गए, तो हमारे पास एम सी स्क्वायर बच गए और एम बी स्क्वायर भी बच गए। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एल, है ना, क्योंकि एल अकेला है तो एल कॉमन आ जाएगा। और देखें तो अंदर बच जाएगा, पहले पद से एल हटा दो बी स्क्वायर बन गया, दूसरे पद से एल हटा दो सी स्क्वायर बच गया। बाद में लगा देंगे जमा का निशान। इसमें और इसमें देखिए तो इसमें कॉमन आ जाएगा एम, है ना, और पहले पद से एम हटा दो तो बच गया सी स्क्वायर, दूसरे पद से एम हटा दो तो बच गया बी स्क्वायर। अब हमने पढ़ रखा है जमा में अगर आगे पीछे कोई चीजें लिखी हैं और वो सेम है तो इसको हम सेम ही मानते हैं। आप सी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर लिखो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर चेंज, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर भी मुझे कॉमन नजर आ चुका है, तो ये वाली जो टर्म है ये इन दोनों में कॉमन है, तो इनको हम लिखेंगे एक ही बार। तो मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक बार लिख दिया। और कौन बच गया, पहले पद से इसको हटा दो तो बच गया एल, दूसरे पद से इसको हटा दो तो बच गया एम। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है, मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमने किसके हिसाब से ग्रुपिंग यहाँ पे की थी, तो एल के हिसाब से की थी। अब अगर मैं क्या करूं, इसी क्वेश्चन को करते हैं, पर अब हम ग्रुपिंग करेंगे किसके हिसाब से, तो बी स्क्वायर के हिसाब से। किसके हिसाब से, बी स्क्वायर के। तो मैंने देखा कि बी स्क्वायर जो है वो इसके पास है और बी स्क्वायर जो है वो इसके पास भी है। तो चलो इस बार इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। एल बी स्क्वायर जमा एम बी स्क्वायर मैंने लिख दिया है। यहां पर कौन बच गया, तो एम सी स्क्वायर बच गया और
एल सी स्क्वायर बच गया, है ना। अगर हमने बी स्क्वायर के हिसाब से पेयरिंग की तो मेरे पास ये बच गया है, यहाँ पे मैंने की थी एल के हिसाब से तो इसकी और इसकी जोड़ी बनी थी, अब मैंने की बी स्क्वायर के हिसाब से तो इसकी और इसकी जोड़ी बन गई है। जोड़ियां कैसे भी बनाओ आंसर बिल्कुल सेम आएगा, करते हैं इसको भी चेक। तो एल और इसमें इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, पहले पद के पास बच गया एल, दूसरे पद के पास बच गया एम। ठीक है, बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, इसके पास भी सी स्क्वायर है, इसके पास भी सी स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा सी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच गया एम जमा में एल। अब एल जमा एम लिखो, एम जमा एल लिखो, एक ही बात है, तो यहां से कॉमन आ गया एल प्लस एम, और पहले पद से हटा दिया तो बच गया है बी स्क्वायर, जमा का निशान, दूसरे पद से हटा दिया तो बच गया है सी स्क्वायर। अब देखो ये और ये दोनों ही आंसर बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये आपस में गुणा हो रहे हैं, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, आपका आंसर सेम ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों तरह से कर लिया है और दोनों तरह से आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम। तो अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आप सभी पोल में करने के लिए तैयार हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। सभी बच्चे ये चीज करें, अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप करें, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लें। चलिए, तो बहुत से बच्चों ने वाई लिख दिया है, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो चुका है अच्छे से। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आप सभी के सामने आपको बच्चों नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके सामने है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, जमा बी वाई स्क्वायर, मतलब उसकी घात में 2, उसके बाद आपके पास है जमा बी एक्स की घात 2 जमा ए वाई की घात 2। अब आपने एक्स स्क्वायर के हिसाब से कॉमन लेना है वैसे ले लो, ए के हिसाब से कॉमन लेना है वैसे ले लो, ए के हिसाब से कॉमन लेना है या एक्स स्क्वायर के हिसाब से कॉमन लेना है, आपकी मर्जी है, जैसे भी लोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, बी के हिसाब से कॉमन लेना है उसके हिसाब से ले लो, वाई स्क्वायर के हिसाब से कॉमन लेना है उसके हिसाब से ले लो, आप पे डिपेंड करता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन करो आंसर आपका चारों बार सेम ही आएगा। चलिए अभी सभी बच्चे ट्राई करें और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो पहले 10 सेकेंड अभी आपको पोल नजर नहीं आएगा, क्योंकि सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, तुक्का कोई ना लगाएं, सभी इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से हल कर लो। ठीक 10 सेकेंड बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से बच्चों देखिएगा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सारे सेम ही हैं, बिल्कुल केयरफुल होके आंसर देखना, ऑप्शन देखना, जूम कर लो चाहे तो अपने फोन की स्क्रीन को, उसके बाद ही आंसर पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए कोशिश करें, ऐसे जूम कर लेना, ऐसे देखो, ऐसे 2 उंगलियों से अपनी स्क्रीन को ऐसे जूम कर देना, तो आपके ऑप्शन बड़े बड़े हो जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आएगा कि ए पे कौन है, बी पे कौन है, सी पे कौन है और डी पे कौन है। चलिए 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, हैंड रेज कर लीजिए। प्रिया, ज्योति एंड स्वीटी, मोनिका, महेश एंड प्रदीप, बच्चों आपके हैंड भी रेज्ड हैं, अगर आपने आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करें, नहीं तो हैंड डाउन कर लें। मैम आंसर दे दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी 1 2 3 4 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना पूरा टाइम लेके अच्छे से सोच समझ के जैसे भी कॉमन लेना है आप अपने हिसाब से कॉमन ले लो, एंड में आपका आंसर सेम ही आएगा, इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ। ठीक है, पर कॉमन अच्छे से लेना, उसमें गड़बड़ मत करना। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी शायद 16 बच्चे हैं, तो सभी अपना अपना आंसर दे दीजिएगा, अभी इसको हल कर लीजिए आराम से। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी। ठीक है, हम कर रही हैं। हाँ करें, आराम से करें, आराम से करें।
11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हाँ, जो आंसर दे रहा है वो हैंड रेज कर लो, बस इतना कर लिया करें कि जैसे आंसर दे दिया वैसे हैंड रेज कर लिया करें, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलो, अभी 12 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया एक बार मैं उनका नाम ले लेती हूँ, तो बाकी जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो आराम से इसको तब तक सॉल्व करें। अच्छा, दिनेश राजपूत जी के नाम से कौन है बेटा? माइक ऑन करके अगर आप अपना नाम बता पाए तो। शायद मुस्कान आप हैं, शायद। यस मैम। मुस्कान, प्रिया, पायल, मोनिका, महेश, प्रदीप, ज्योति एंड स्वीटी, एकता, नितिन, मनीष, एक और नाम से प्रदीप है, और बबीता कुमारी जी के नाम से शायद अनु आप हैं। नहीं, नाम बता दे माइक ऑन करके, बबीता कुमारी जी के नाम से जो भी है। और मैम आपका स्वीटी। अच्छा, तो आप ज्योति के साथ नहीं है क्या अभी? नो मैम। ठीक है, तो मैं आपका नाम लिख लेती हूँ अलग से, स्वीटी। चलिए अभी देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है। और 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। जो 2 स्टूडेंट्स रहते हैं बच्चों, अभी अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट शो हो रहा होगा अपनी ही स्क्रीन पर। तो देखिए बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को भी चुना है। देखते हैं आंसर सही होगा। तो मैंने कहा था कॉमन ले लीजिएगा अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पे ए के हिसाब से कॉमन ले रही हूँ। तो मैंने ए के हिसाब से कॉमन लेना है, तो जिसके पास ए है उनको मैं साथ में लिख रही हूँ। ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को मैंने साथ में लिख दिया। उसके बाद कौन बच गए? तो हमारे पास बच गए बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें हमने लेना था कॉमन। कॉमन लेने के लिए फैक्टर भी बना सकते हैं, फैक्टर नहीं भी बनाने तो अगर आपको दिख रहा है क्या कॉमन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे मुझे दिख रहा है इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, तो मैं ए को बाहर लिखूंगी, ब्रैकेट लगा दिया। पहली टर्म के पास बच चुका है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म के पास बच चुका है वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों में बी कॉमन, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बी को मैंने बाहर लिख दिया कॉमन लेके और ब्रैकेट शुरू कर दिया। तो पहले के पास बच गया वाई स्क्वायर, दूसरे के पास बच गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने सीखा कि अगर जमा में हो तो आगे पीछे लिखो, एक ही बात होती है। तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर एक ही बात है। अब इन दोनों पदों के पास ये चीज जो है वो कॉमन है, तो कॉमन चीज को बाहर लिख दे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया, और उसके बाद क्या मेरे पास बच गया? तो पहली पद के पास बच गया है ए और दूसरे पद के पास बच गया है बी। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बात स्क्वायर में हो रही थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया, आपका थोड़ा सा बच्चे गलत है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आई, जबकि वो कॉमन आती है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन अभी के लिए बी है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो पूछ लें बच्चों, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। डाउट होगा तो माइक ऑन करके डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछना है। बस कोशिश ये करनी है कि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। पर अभी के लिए बहुत से बच्चे वाई लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस में, फिर करेंगे क्वेश्चन पोल में। अभी आपके सामने क्वेश्चन है 15 15 ए बी जमा 15 और जमा 9 बी जमा 25 ए।
इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए, या चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 15 के हिसाब से कॉमन लूं तो मुझे रीग्रुपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने 15 के हिसाब से कॉमन लिया। पर अगर हम 15 के हिसाब से कॉमन ले तो फिर यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखना। अगर मैं इन दोनों को अभी के लिए लेती हूं तो 9 और 25 में कॉमन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने क्या किया, 15 AB और 25A की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, मैंने देखा कि जिसके पास जो दो चीजें ज्यादा कॉमन आ रही थी, इसके पास 5 भी कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी 5 कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी ए कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी के लिए इन दोनों की ग्रुपिंग करनी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15AB प्लस 25A। ठीक है, कौन बच गया, तो एक 15 बच गया और एक 9B बच गया। अब करते हैं फटाफट से इनकी ग्रुपिंग, तो सॉरी फैक्टर बनाते हैं। तो 5 गुणा 3 15 गुणा A गुणा B, जमा करेंगे 25 को तोड़ो तो 5 5 25 और A का A, 15 को तोड़ो तो 5 3 15 और 9 को तोड़ो तो 3 3 9 गुणा B। ले लेते हैं कॉमन, मैम तो 5। स्क्रीन हाँ जी बेटा, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बड़े क्लास को लेफ्ट करके एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लें। कॉमन आ गया 5 और A, तो मैंने 5A बाहर निकाल दिया। पहले पद के पास बच चुका है 3B जमा 5। ठीक है, पहले के पास 3B और दूसरे के पास 5 और बीच में लगा दिया जमा का निशान। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 यहां से कॉमन आ रहा है, 3 मैंने लिख दिया। पहले पद के पास बचा 5 और यहां से भी 3 कॉमन लेने पर दूसरे पद के पास बच गया 3B। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3B जमा 5 कॉमन के रूप में और 5A जमा 3 एक्स्ट्रा के रूप में, यहां से 5A और यहां से 3। ठीक है, तो बस यही था इसमें सिंपल सा। तो अभी देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं पोल में, बस आपने ग्रुपिंग का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो अभी के लिए आगे भी कॉमन ले सकते हैं आगे कहाँ बेटा, आगे मैम। अब इसमें 5 और 3 कॉमन आ रहा है। नहीं, अब इसमें कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये ऐड नहीं हो रहे ना। कॉमन लेते हैं जब ऐसे जमा का या माइनस का निशान हो, ये तो गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में आप इनको कॉमन नहीं ले पाओगे। ठीक है, चलिए तो अभी अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है, बिल्कुल सिंपल है। 15PQ जमा 15 जमा 9Q जमा 25P, इसको सॉल्व कीजिए। हिंट मैं इसमें आपको यही दे सकती हूँ कि इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर लेना, बाकी आप देख लो। ठीक है, हिंट आपके लिए ये है कि इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर लो और इन दोनों को अलग से कर लो, तो आपका फिर आ जाएगा आंसर। चलिए तो अभी के लिए 5 मिनट है आप सभी के पास। 5 मिनट से ज्यादा भी हम क्लास को बढ़ा सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व 5 मिनट में नहीं हो पाएगा तो इसलिए इसकी चिंता चिंता मत करना कि टाइम अप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 8:05 तक भी क्लास चलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आराम से सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से हल किया था, इसको भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो अभी करिए शुरू इसको, और जिसका हो जाएगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, जिसने आंसर किया हैंड रेज करो। मनीष एंड दो बच्चों के आंसर आए हैं, तो हैंड डाउन करके रेज करें, मनीष के अलावा जिन्होंने आंसर किया अभी। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं। प्रिया ने आंसर दे दिया है, प्रदीप ने आंसर दे दिया है, ज्योति एंड स्वीटी ने आंसर दे दिया है। बच्चों आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है,
क्लास में हमारे पास है 14 स्टूडेंट्स और अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे भी कोशिश करें। कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर 5 मिनट आगे जाती है तो इसमें कोई मतलब एक आधी क्लास 5 मिनट ऊपर जा सकती है ना, तो आराम से कर लें। चलिए, तो धीरे धीरे आ रहे हैं सभी के आंसर। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखिए क्योंकि अभी जो मैं देख पा रही हूं 2 ऑप्शंस में आप थोड़े कंफ्यूज हैं। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, तो बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन को देखें। स्क्रीन को जूम कर लें, उसके बाद ऑप्शन देखें, उसके बाद अपना आंसर दें, ठीक है। तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी और रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो एक बार हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दिया, क्योंकि सभी बच्चों के हैंड रेज हैं, इसलिए पहले हैंड डाउन करो उसके बाद हैंड रेज करो। प्रदीप, प्रदीप, स्वीटी, मनीष, ज्योति, प्रिया, एकता, मुस्कान, पूजा, कपिल, नितिन, ऋतिक और मोनिका और पायल। हाँ, आप अभी रहते हैं, तो अगर आप में से आंसर दे दिया है किसी ने तो आप भी अपना हैंड रेज कर लें। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नितिन ने भी आंसर दे दिया है अब। और अभी कौन रहता है, तो पायल और शायद कपिल और ऋतिक। अच्छा, पायल ने आंसर दे दिया है। हाँ, नितिन ने भी आंसर दे दिया है। ऋतिक, ऋतिक मैंने कहा, ऋतिक और कपिल। तो करें हम 10 सेकंड्स का वेट। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप भी देखिए तो कितना इंटरेस्टिंग आया है इस बार। देखो, 5 बच्चों ने कहा ए है, 5 बच्चों ने कहा डी है, 2 बच्चों ने कहा बी है। देखते हैं बी कहा या सी, बताएं जरा, बी है या सी? 2 बच्चों ने किसको वोट किया है? मैम सी। सी है। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे भी आपने कॉमन लिया होगा आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। तो मैंने पहले 15 PQ को लिख दिया यहां पर और इसके साथ लिख दिया 25 P को और जमा का निशान लगा दिया, 15 का 15 और 9 Q इसके साथ, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये बन जाएगा 5 गुणा में 3 गुणा में P गुणा में Q और 25 टूट जाएगा 5 गुणा 5 गुणा P में। और आगे देखें तो 15 टूट जाएगा 5 3 15 और 9 टूट जाएगा 3 गुणा 3 और साथ में Q। तो अब लेते हैं फटाफट से कॉमन। तो जब हम कॉमन लेंगे तो पहले और दूसरी टर्म में मुझे दिख रहा है कि 5 और P कॉमन है, 5 और P कॉमन है, तो 5P को बाहर निकाल दो। अंदर बच गया 3Q जमा 5 और यहां से क्या कॉमन है, तो सिर्फ 3 ही कॉमन है। जमा का 3 यहां से बाहर निकाल दो तो बच गया 5 जमा, यहां से भी एक 3 बाहर निकाल दो तो 3Q, ठीक है। ये हमारे पास बच चुके हैं हमारा आंसर। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 3Q जमा 5, ये चीज यहां पर आ चुकी है कॉमन, तो इसको मैंने लिख दिया है बाहर एक बार। और अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच गया 5P जमा में 3। मैंने कहा था कि आप इनको उल्टा भी मतलब आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो अभी देखते हैं किसके पास ये आंसर है। तो यहाँ पे इन्होंने उल्टा करके लिखा था। चलिए, तो बहुत अभी करते हैं पता कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? मैच कीजिए। हमारा आंसर नो आया है मैम। 3Q जमा 5 और
5p जमा 3, ये हमारा आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो 5 के साथ में क्यू लगा दिया, 3 के साथ, सॉरी हाँ 3 के साथ में भी क्यू लगा दिया, दोनों के साथ क्यू नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? तो नहीं, यहाँ No, तो इन्होंने ma'am. कुछ माइनस का लिख दिया है, माइनस तो था ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि 5 के साथ पी बच रहा है और 3 के साथ क्यू, तो ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में 5 और 3 क्यू है, हाँ है। दूसरे ब्रैकेट में 3 और 5 पी है, हाँ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा आज की क्लास के लिए हमारे 2 क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं आगे भी कि आंसर कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अभी आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट किसी के मन में हो, इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट किसी के मन में हो, तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें, उसके बाद ही क्लास को एंड करें। लेकिन जिसको डाउट नहीं है वो Good क्लास को night, एंड ma'am. कर सकते हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।